आप देखते हैं कि वो डाई का पानी जो है वो नालों के थ्रू आपके नदियों में ही जाके एंड होता है और वो कोई डिकम्पोजेबल नहीं होता, वो पोल्यूट करता है क्योंकि उसमें क्लोराइड्स और फ्लोराइड्स होते हैं बहुत ज़्यादा। मार्केटिंग में भी कोई रूल रेगुलेशन तो है नहीं, कुछ भी कहीं पे भी सोशल मीडिया पे मार्केटिंग करवा के तुम बिकवा सकते हो। हमारे साथ यही होता था कि मेरे घर के पास सिंस यमुना है तो हम इकट्ठा करते थे और हर 6 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद हम उसे यमुना में विसर्जित कर देते थे। हम ये नहीं कह रहे कि तुम फूल मत चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ भाई, क्यों नहीं चढ़ाओ भाई, हमारा श्रद्धा है, हम तो चाहते हैं चढ़ाओ। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ चारकोल से बनती है। 90% अगरबत्तियाँ मार्केट में भी चारकोल से ही बन के आती हैं। इन चीज़ों को और बढ़ावा मिलना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि इंडिया इतना वास्ट कंट्री है कि हर बंदा हर जगह पे मौजूद नहीं रह सकता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे एक और पॉडकास्ट वीडियो में जिसका नाम है टॉक फॉर चेंज, जिसका हिंदी अनुवाद है बदलाव की बातें। आपके सामने हम एक और शख्स जिनसे हम लोग कुछ ऐसे बातें करेंगे और हम जानेंगे कि बहुत बड़ी भी नहीं, बहुत छोटी स्तर में भी हम कुछ करके अपनी आजीविका चला सकते हैं और समाज के लिए, इन्वायरमेंट के लिए और सस्टेनेबिलिटी के लिए कुछ कर सकते हैं। तो स्वागत करते हैं अभिषेक सिंह। आपका पूरा नाम अभिषेक सिंह, राइट? जी जी बिल्कुल रासेल, थैंक यू सो मच, आपने इनवाइट किया मुझे। और आपका चैनल जो है टॉक फॉर चेंज, वो बहुत ही एक अच्छा कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें आप डिस्कस कर रहे हैं, एनवायरनमेंट के बारे में, सस्टेनेबिलिटी के बारे में और उन चीज़ों के बारे में जो लोग चाहते तो हैं करें, लेकिन किन्हीं वजह से उस पर ध्यान और तवज्जो नहीं देते। तो आपका ये कॉन्सेप्ट बहुत ही सराहनीय है और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम बिल्कुल चिट चैट करने वाले जो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बात करेंगे। हमारा कोई बहुत सफिस्टिकेटेड हिंदी भी नहीं चाहिए, सफिस्टिकेटेड इंग्लिश भी नहीं चाहिए, ठीक है? दोस्तों, ये मेरे दोस्त है, बट दोस्त अलग चीज़ होती है, आपके लिए वीडियो बनाना और उसके मोटिव अलग चीज़ होती है। ये काफ़ी टाइम से बहुत अच्छे काम करते हैं। मैं सोचा था कि इनके साथ कुछ अच्छा सा वीडियो बनाऊंगा, बट समय नहीं मिलता क्योंकि ये दिल्ली में रहते हैं, मैं अलग जगह रहता हूँ, समय एक कभी मिल नहीं पाते। पर ये जो काम करते हैं बहुत छोटे स्तर पे ही करते हैं, बट ऐसे छोटे स्तर पे हमें बहुत सारा काम की ज़रूरत है ताकि जो बदलाव हम अपेक्षा करते हैं लोगों से, जो बदलाव हम चाहते हैं अपने जीवन में, वो कैसे हम अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। अगर सिर्फ एक आदमी करेगा तो नहीं होगा ना, अभिषेक जैसे बहुत सारे लोग मिल के करेंगे तभी हमारे ज़िंदगी में कुछ ना कुछ बदलाव आएगा। तो अभिषेक जी, आपका इस एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है? आप कौन से स्कूल में गए हो, कौन से कॉलेज में गए हो, क्या क्या आपने अब तक किए, संक्षेप में बताना, तो उस हिसाब से हम अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं, प्लीज़। बिल्कुल रासेल, जैसा कि आप जानते हो मुझे पिछले 3-4 सालों से मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ और मैं अपने बैकग्राउंड के बारे में बताऊँ तो मैंने अपनी पूरी स्कूलिंग दिल्ली से ही की है। दिल्ली में 12th तक पास होने के बाद फिर मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री की है, बीटेक किया है, वो भी आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर किया है। उसके बाद मैं एक दोस्त, आईपी यूनिवर्सिटी क्या है? इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, जो दिल्ली की एक सेंट्रलाइज्ड यूनिवर्सिटी है, दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर आती है। अच्छा, दिल्ली बोर्ड की? हाँ, दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर आती है। उसके बाद मैंने 2 साल जॉब की है ऑटोमोटिव सेक्टर में, R&D में, एज एन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। तो वहाँ पे मैं बेसिकली ब्रेक्स डिज़ाइन करता था और 2 व्हीलर्स के लिए, खासकर जो आप मोटरसाइकिल्स देखते हैं रोड पे, उनमें से कई गाड़ियों के ऊपर मैंने काम किया हुआ है जिनके लिए ब्रेक डिज़ाइन किया हुआ मैंने। क्या बात है। उसी में मैंने अपने करियर की स्टार्टिंग में ही लगभग 2 पेटेंट्स भी किए, जिनमें से एक मुझे ग्रांट हो चुका है जो कंपनी की तरफ से ही था ऑब्वियसली, बट हमने काम किया उसके ऊपर तो हम भी उसके पेटेंट क्या होता है ये? तो पेटेंट बेसिकली क्या होता है कि एक हम कोई भी डिज़ाइन या कोई टेक्नोलॉजी या कोई ऐसी चीज़ जो नया बनाते हैं, जिसमें नोवेल्टी होती है, जो नया चीज़ है, जो किसी और ने कभी बनाया नहीं या बनाया तो आविष्कार, एग्जैक्टली आविष्कार की तरह से बोल सकते हैं, या फिर उसको एक तरीके से बोल सकते हैं उस टेक्नोलॉजी को हमने इस तरीके से मॉडिफाई किया कि उसका हम एक यूटिलाइजेशन कर सके डिफरेंट तरीके से। अच्छा, तो उन चीज़ों को हम पेटेंट करवाते हैं, गवर्नमेंट उसको रिकॉग्नाइज करती है, उसका एक सर्टिफिकेशन देती है और उससे पता चलता है कि सबको पता चलता है कि ये चीज आविष्कार हो चुकी है और इस चीज का यूज कमर्शियली कोई कंपनी कर रही है। अच्छा, तो वो कमर्शियल पर्सपेक्टिव में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है पेटेंट करवाना। तो हमने वो काम किया वहाँ पे ऑटोमोटिव का। उसके बाद मैंने फिर पढ़ाई अपनी की और ज़्यादा थोड़ा सा, मैंने मास्टर्स के लिए इटली में मैंने अपना मास्टर्स किया मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। वहाँ से मैं इटली यस, अरे बाप रे। हाँ, तो वहाँ से उसके बाद मैं 2020 में, सबको पता ही है कोविड बहुत ही ज़्यादा भयंकर था और चाइना और इटली सबसे ज़्यादा प्रभावित एरिया थे। उसके बाद इटली में जब सब चीज़ बंद हो
चुका था और कुछ ऐसा साधन नहीं बचा था जिससे मैं अपना वहाँ पे चीज़ें चला सकूँ, तो मैं वापस इंडिया आया। तो वापस इंडिया आने के बाद वापस इंडिया कब आए और गए कब थे? मैं 2017 में गया था और 2020 के मिड में मैं वापस इंडिया आया, जब कोविड क्राइसिस आ गया था। उसके बाद फर्स्ट वेव से के टाइम पे जब लास्ट फ्लाइट्स कुछ बची थी तब मैं आया, अराउंड मार्च अप्रैल के बाद। बराबर 3 साल में वहाँ पे था। उसके बाद आने के बाद यहाँ पे मैं बहुत सारे जॉब्स के लिए मैंने अप्लाई किए, बहुत सारी चीज़ें मैंने की, लेकिन सिंस मैं ऑटोमोटिव बैकग्राउंड का था और मैन्युफैक्चरिंग उस टाइम बहुत हद तक क्लोज थी, या थी तो बहुत कंटेंट थी, जिसकी वजह से मूवमेंट पूरा रिस्ट्रिक्टेड था। हाँ, बहुत सारे लोगों का दिक्कत था। हाँ, मेरे भी तो इस वजह से हम इस चीज़ को, मतलब मैं उस तरीके से जो जॉब चाहता था उस मार्केट के लिए मैं इतना सूटेबल नहीं हो रहा था। मुझे ये चीज़ जानना था, आपने जो इटली की जिक्र किए थे, इटली में आपने मास्टर्स करने के थे। मास्टर्स वैसे कितने साल में होता है? मास्टर्स 2 साल का होता है, प्लस उसके अंदर जो थीसिस और इंटर्नशिप्स होती हैं। तो वो इटली का क्या है, यूरोपियन यूनियन का स्पेसिफिकली ये है कि आपका मास्टर्स कोई फिक्स टेन्योर का नहीं होता। अच्छा। बीच में आप इंटर्नशिप्स कर सकते हो, थीसिस कर सकते हो, प्रोजेक्ट्स कर सकते हो, अप्रेंटिसशिप कर तो सकते हो। आपका हो गया था पूरा? तो मैंने दूसरी कंपनीज के साथ वो सब कर लिया था। बाकी जब मैंने जॉब एप्लीकेशन के लिए जब मैंने चीज़ें करी, उसके बाद मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं इंडिया आना पड़ा मेरे को, क्योंकि वहाँ पे सारी चीजें बंद हो चुकी थी, जॉब मार्केट क्रैश कर चुका था। हुआ कि तो हाँ जी, वो मैंने किया उसको और मैं यहाँ पे आया वापस। उसके बाद मैंने, इसलिए तो मैं यहाँ पे जब जॉब सर्च कर रहा था तो उस लेवल का जो जॉब मुझे चाहिए था उस चीज का नहीं मिल रहा था उस टाइम पे, जेन्युइन, मतलब फ्रैंकली स्पीकिंग उस चीज के लिए। ठीक है। फिर मैंने इस तरफ को अपना रुख किया, जो आपको मैंने बताया इस चीज के लिए। ठीक है, मैं ये बिल्कुल ब्रॉडली समझ गया। अब मैं आता हूँ जिससे मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया कि आप अभी एक छोटे स्तर पे बिजनेस कर रहे हो, है ना, घर से ही कह सकते हो, एक छोटे से स्टार्ट कर रहे हो आप। आपका जो इनिशिएटिव्स है, पहली बात आपको दिमाग में कैसे आया कि आप फ्लावर से काम करोगे, वो भी वेस्ट फ्लावर से। वेस्ट यानी दोस्तों जो फूल हम भगवान को चढ़ाते, जो फूल से हम डेकोरेशन करते हैं, जो फूल से हम लाखों की करोड़ों की जो शादियां करते हैं, गेट सजाते हैं, बहुत बड़े बड़े एंट्रियां होती है, शाहिनशाह आते हैं, ऐसे फूल छिड़क देते हैं, ऐसे करवा देते हैं। फिर जो फूल पड़े रहते हैं, हम जिसको रौंद के निकल जाते हैं, वो फूल तो एक नेचुरल, क्या बोलते हैं उसको, उत्पादन, नेचुरल चीज है, नेचुरल एंटिटी है, बिल्कुल, है ना, उत्पादन है। पर हम क्या करते हैं कि हम पूजा कर लेते, दरगाह में चढ़ा देते, मंदिर में चढ़ा देते, फिर उसको फिर बाद में एक पन्नी में भर लेते हैं, किसी चीज़ में भर लेते हैं और उसको कहाँ, गंगा जी में थ्रो कर देते हैं। बिल्कुल। वो भी आते जाते ऐसे चुपके से थ्रो करते, कोई देख ना ले, ऐसे थ्रो कर देते हैं। पर फूल को अगर तुम सिर्फ ऐसे गंगा जी में थ्रो कर दो, मेरे ख्याल से वो भी चल जाएगा, मछली खा लेंगे, नहीं तो वो डिकम्पोज हो जाएगा, दैट इज ओके। बट उस फ्लावर को अगर तुम पन्नी के साथ इधर उधर फेंकते हो, वो तो बहुत बिल्कुल। तो जैसा कि रासिल आपने जो क्वेश्चन पूछा और बताया भी इन चीज़ों के बारे में, बैकग्राउंड के बारे में कि गंगा में लोग फेंक देते हैं, तो ये जो स्टार्टअप का आइडिया था ना, वो एक बहुत ही फैमिली ओरिएंटेड आइडिया था। मतलब जो हमारे घर में चीज़ें होती है ना, उसी से मैंने सीख के ये आइडिया कॉन्सेप्चुलाइज किया। अब मेरी दादी हैं, वो लगभग 20-22 सालों से घर में पूजा कर रही हैं, क्योंकि वो डेली मंदिर जाती नहीं है, तो घर में पूजा करती है। अब जो उनका फूल जो भी इकट्ठा होता था, वो हमें इकट्ठा करके देती थी हर 5 दिन पे या 4 दिन पे, कि इसे जाके कहीं पे विसर्जित कर दो। मतलब या तो किसी नदी में डाल दो, नाले में डाल दो, या फिर किसी भगवान के पेड़ के आगे डाल दो, या किसी ऐसी जगह डाल दो जहाँ पे लोग उस पर पैर न लगाए या वो कूड़े में ना जाए, ऐसी चीज़ों को रख के। ठीक है, तो हिंदू मान्यताओं के अनुसार ये चीज़ें है भी कि आप इसको या तो किसी तरीके से विसर्जित कर दो, या किसी तरीके से आप इसको डाइजेस्ट, मतलब वो डिकम्पोज हो जाए। ठीक है, उसको कूड़े में नहीं फेंकना पहली चीज़। तो हमारे साथ यही होता था कि मेरे घर के पास सिंस यमुना है, तो हम इकट्ठा करते थे और हर 6 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद हम उसे यमुना में विसर्जित कर देते थे। लेकिन जब हम यमुना के पोल्यूशन के बारे में पढ़ते थे और अपने नदी नालों के बारे में पढ़ते थे, जब हमें थोड़ा आइडिया हुआ कि ये सारी चीज़ें एनवायरनमेंट को कैसे इम्पैक्ट कर रही हैं, तब हमें पता चला कि इन चीज़ों से नुकसान बहुत हो रहा है और फ़ायदा हमारा कुछ नहीं है। तो इन सारी रिलीजियस बिलीफ को इकट्ठा करते हुए, प्लस जो मंदिर है हमारे, जो कि हर एक एरिया में लगभग 2 किलोमीटर में 1 या 2 मंदिर होते ही हैं, जहाँ पे थोड़ा सा भी पॉपुलेशन है, वहाँ पे मंदिर डेफिनेटली होते हैं, हिंदू आबादी हो। तो उस एरिया से हम कलेक्ट करना शुरू किए, हमने वहाँ से चीज़ों को कलेक्ट करना शुरू किया और उसको बहुत ही ग्रास रूट लेवल पे छोटे से कम्युनिटी के साथ हमने बनाना शुरू किया। तो जैसा आपने मुझे बताया कि आप रिसाइकल करते हो फ्लावर्स, तो फ्लावर रिसाइकल करके हम करेंगे क्या बेसिकली, तो हम फूल को इकट्ठा करते हैं, उनको हम ड्राई करते हैं सन में, सूरज में की रोशनी, वो ड्राई हो जाता है, उसके बाद हम उसका पाउडर बनाते हैं।
उस पाउडर को हम यूटिलाइज करते हैं अगरबत्ती बनाने के लिए, धूपकोन्स बनाने के लिए या हवन कप्स बनाने के लिए। अच्छा। तो उससे हमारे जो भी फ्लावर यूज हुआ है वो अगर डिकम्पोज नहीं हुआ है, मतलब सड़ा नहीं है, तो वो सारा फ्लावर ड्राई होके यूज हो जाएगा और रीयूज होने के बाद वो फिर से पूजा के पर्पस के लिए यूटिलाइज हो जाएगा। क्या बात है। तो इससे हमारे को ये बेनिफिट मिलता है कि हमने भगवान की जो सेक्रेड चीज थी, जो एक मतलब पवित्रता थी, उसको हमने कंटामिनेट होने नहीं दिया और उसको दोबारा रीयूज कर लिया। दूसरी बात ये कि अगर कुछ सड़ जाए, मान लो आप कहोगे उसमें से कुछ सड़ गया तो क्या करें, तो सड़ने के बाद हम उसको कंपोस्टिंग कर देते थे और वो भी हमारे खाद की तरह यूटिलाइज हो जाती है अपने लिए। अच्छा। ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसमें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये एक छोटे स्तर पे होते हुए भी एक बहुत बड़े स्केलेबल चीज की तरह एक्ट कर सकता है। आपको मैं बताता हूँ कैसे। जैसे हमारे हर एक एरिया में, इंडिया में, अक्रॉस इंडिया बहुत सारे बड़े बड़े टेम्पल्स हैं जहाँ पे लाखों श्रद्धालु हर डेली दर्शन करते हैं। आप शिरडी में चले जाओ तो वहाँ गुलाब से आप देखोगे भरा हुआ है सारा। आप खाटू श्याम चले जाओ, वहाँ पे गुलाब और गेंदे के फूल हैं। आप महाकालेश्वर चले जाओ, वाराणसी चले जाओ, हर जगह जहाँ पे भी ऐसा टेम्पल्स है, बड़े बड़े सेंटर्स है, वहाँ पे यूटिलाइजेशन है। तो बेसिकली वो सारे हमारे सेंटर्स हैं जहाँ से हम ये चीजें उत्पाद कर सकते हैं और इसको लोकली और नेशनली कंज्यूम कर सकते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि तुम फूल मत चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ भाई, क्यों नहीं चढ़ाओ भाई, हमारा श्रद्धा है, हम तो चाहते हैं चढ़ाओ। बिल्कुल बिल्कुल। बट उसको चढ़ाने के बाद फिर उसको सही यूटिलाइज करना बहुत जरूरी है। तो मैं आपको एक चीज पे लेके जा रहा था, मैं आपसे ये कह रहा था कि दो हम इसे बहुत स्मॉल स्केल पे कर रहे हैं, बट इसको अगर मल्टीप्लाई किया जाए, पूरे इंडिया के अक्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए और हम इतना स्ट्रेंथ गेन करें कि हम इसको अक्रॉस द बोर्ड लेके चलें, तो आप ये देखिए कि जो हम अभी चारकोल वाली अगरबत्तियां यूज कर रहे हैं, जो ब्लैक पाउडर की आप अगरबत्ती यूज करते हो। अच्छा, उससे बनती है क्या अगरबत्तियां? चारकोल से बनती है। 90% अगरबत्तियां मार्केट में भी चारकोल से ही बन के आती हैं। चारकोल से। और अगरबत्ती का मार्केट में आपको बताऊं तो अगरबत्ती का मार्केट अभी भी बहुत ही ज्यादा इर्रेगुलर मार्केट है। मतलब बहुत छोटे छोटे स्केल के प्रोड्यूसर्स हैं, बहुत लार्ज स्केल के प्रोड्यूसर्स बहुत ही कम है मार्केट के। वो आप बोल रहे हो स्केलेबिलिटी की बात है। स्केलेबिलिटी तो तभी हो पाएगा ना क्योंकि इसकी एक शेल्फ लाइफ होती है। सिटी के हिसाब से आपको हब मॉडल पे काम करनी पड़ेगी और इंडस्ट्रियलाइज मशीनरी इस्तेमाल करनी पड़ेगी ताकि आप उसको एक बड़े लेवल पे एग्जीक्यूट कर पाओ, है ना। पर आई एम श्योर इसमें मतलब सिर्फ आपके और मेरे काम बात करने से तो वो नहीं बात बनेगी। बड़े बड़े इंडस्ट्रीज जब आएंगे इसमें और चीज़ें लोग गवर्नमेंट थोड़ा सा और इस पे पुश करेंगे, वो करेंगे, तभी इस पे कुछ बात बन पाएगा, आई एम श्योर। बट आप बताओ, क्योंकि आप इतने टाइम से इस पर्टिकुलर इसमें काम कर रहे हो, आपको क्या लगता है कि इसको मतलब क्यों नहीं हो पा रही है और कोई और क्यों नहीं कर पा रहा है ये चीज़ें? नहीं, मार्केट में और भी कॉम्पिटिटर्स हैं जो कि कर रहे हैं इन चीज़ों को, और इन चीज़ों को और बढ़ावा मिलना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि इंडिया इतना वास्ट कंट्री है कि हर बंदा हर जगह पे मौजूद नहीं रह सकता। पहली चीज़ तो ये बहुत बड़ा मार्केट है इंडिया, और इसमें भी लेवल्स ऑफ सिटीज़ हैं जिनका एक मार्केट है। तो अगर आप देखें जो कुछ कॉम्पिटिटर्स मार्केट में हैं वो बहुत ही एक प्राइम सेगमेंट को टारगेट करते हैं, वो एज अ लग्जरी प्रोडक्ट बन जाता है उनके लिए। जबकि अगरबत्ती एक बहुत जेनरिक प्रोडक्ट है जो कि एक बहुत आम इंसान से, घर से लेके, जो कि लोअर मिडिल क्लास का हो या गरीब भी हो, उससे लेके और एक बड़ा आदमी हो, अमीर आदमी हो, हर बंदा यूज करता है। बिल्कुल करता तो उसे उस कमोडिटी जो हम ये फूलों से अगरबत्ती बना रहे हैं, उस कमोडिटी को अगर हम सिर्फ लग्जरी आइटम के अंदर डाल दें तो वो एक सही चीज नहीं है मुझे लगता है। और इसीलिए जो आपने ये चीज कही ना कि बड़े बड़े इंडस्ट्रीज इसके अंदर आए, तो अब बड़े इंडस्ट्रीज को ना आने का कारण भी है इसमें। बड़े इंडस्ट्रीज का ज्यादातर आपने देखा होगा प्रोडक्शन सेटअप एक जगह पे सेंट्रलाइज्ड होता है, एक जगह पे वो बनाते हैं और पूरे थ्रू द एरिया वो बेचते हैं मार्केट में। जब हम इस प्रोडक्ट की बात करें और इसकी सेल्फ लाइफ की जब आप बात करें, उसकी बात करें, तो जो हम फूल रिसाइकल करते हैं, फूल इकट्ठा करते हैं, उसको हम 2 या 3 दिन के अंदर हमें उसको रिसाइकल करने के प्रोसेस में डाल देना है, उसको हार्वेस्ट में डाल देना है एक तरीके से, तभी वो सन ड्राई होके टाइम पे हमें एज अ प्रोडक्ट मिल पाएगा। सन ड्राई होने के बाद उसकी कोई सेल्फ लाइफ नहीं है, वो एक पाउडर बन जाता है जो कि आप स्टोर कर सकते हो और कितने भी दिन तक रख सकते हो, क्योंकि उसमें कोई लॉसेज नहीं है। चीज ये है कि बस आप उसको एक सेफ एनवायरनमेंट में रखो, जैसे पानी ना पड़े उसमें या वो गंदगी में ना जाए, उसको स्टोर करो। इसी से रिलेटेड मेरा एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं इसको ज़्यादा नहीं खींचना चाहूँगा। मेरा क्वेश्चन ये है कि आप तो अगरबत्ती बना रहे हो, इस फ्लावर एज अ जेनरिक सवाल है ये, मतलब अलग अलग तरीके के फ्लावर्स होते हैं और अलग अलग विविधता से भरे हुए हमारे देश है। इस देश में बहुत सारे जगह पर बहुत सारे अलग अलग देवताओं के लिए अलग अलग फूल चढ़ाया जाता है, बिल्कुल चढ़ाया जाता है ना। आप बंगाल में जाओ, बंगाल में हमारे वो रेड कलर की वो काली माता को चढ़ाया जाता है। हाँ, गुड़हल का फूल होता है। अब मेरे कहने का मतलब ये है कि इस फ्लावर से हम और क्या क्या
चीज़ें बना सकते हैं और क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकता है, क्योंकि आप तो इसमें काम कर रहे हो, शायद आपको पता होगा, और अगर कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ होता है और आप इंडिविजुअली क्या क्या प्रोडक्ट बनाते हो। बिल्कुल। तो पहले मैं शुरुआत करना चाहूँगा कि हमारा जो देश है वो बहुत विविध है और हर एक भगवान या हर एक रिचुअल में एक अलग तरीके का फूल या अलग तरीके का यूज़ होता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप जब नॉर्दर्न इंडिया की बात करेंगे तो नॉर्थ में ज़्यादातर जो लोग हैं वो गेंदे का फूल यूज़ करते हैं या गुलाब का यूज़ करते हैं, ज़्यादातर 90% आपने मार्केट देखा होगा। बजाय उसके साउथ में जो लोग हैं वो हर एक देवी देवता के लिए, या फिर ईस्ट में भी जैसे आप कलकत्ता की बात कर रहे थे, तो हर एक पर्टिकुलर देवी देवता के लिए एक अलग टाइप का फूल यूज़ करते हैं। वो बिल्कुल सही है आपकी बात। दूसरा ये कि हम क्या करते हैं उन फूलों का, हम क्या बनाते हैं। तो जो हमें मैक्सिमम चीज़ें मिलती हैं वो ज़्यादातर गेंदे की फूल मिलती हैं नॉर्थ में। हम क्योंकि दिल्ली में काम कर रहे हैं तो गेंदे और गुलाब की फूल मिलती हैं। गेंदे के फूल का ये है कि हम उसको डायरेक्टली ड्राई करके यूटिलाइज कर सकते हैं। गुलाब के फूल को भी हम सेम तरीके से करते हैं, सेम वो रहता है हमारा। हम जो यूटिलाइजेशन लेके आते हैं वो लेके आते हैं अगरबत्ती के फॉर्म में। जो हमारा ब्रांड है फ्लावर, वो अगरबत्ती, धूप कोन्स और हवन कप्स, ये 3 आइटम मेजरली मैन्युफैक्चर करता है थ्रू आउट द ईयर जो हम काम करते हैं, ठीक है। उसके अलावा हम इससे क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। अभी जैसे होली आ रही है तो होली आएगी मार्च में, उससे पहले हम होली के कलर्स बनाएंगे। जो आपका डिफरेंट पिगमेंटेशंस होते हैं, येलो हो गया, रेड हो गया, पिंक हो गया, आपका ग्रीन हो गया, अलग अलग टाइप के हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, क्योंकि उसमें वेजिटेबल जैसे बीटरूट यूज होता है या टर्मरिक यूज होती है, उनको भी हम एक्सट्रैक्ट करके बनाते हैं वैसे। तो वो सारे ऑर्गेनिक नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं जो बहुत ही स्किन फ्रेंडली होते हैं और बिल्कुल एक क्या कहते हैं, एक बहुत रॉ प्रोसेस से जाते हैं। पर वो पाउडर कैसे होता है? पाउडर जो होता है उसका बेस जो होता है वो एक हमारा एडिबली पाउडर होता है, अरारोट बोलते हैं उसको, तो वो बेस से ही बनता है। बाकी उसके बिल्कुल बाकी उसके एक अलग प्रोसेसेस है, उसमें हम नहीं जाएंगे ज्यादा। दूसरा आपने बात करी कि अब इसका और क्या यूज हो सकता है उस फ्लावर का, तो और यूज में हम उसको यूज कर सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से डाइंग के पर्पस के लिए। डाई जो हमारी बनती है, जो हम कपड़ों के ऊपर हम रंग जो रहते हैं हमारे, वो अभी सारे के सारे केमिकल बेस्ड डाई होती हैं, जिसका एनवायरमेंटल नुकसान बहुत ज्यादा है। आप देखते हैं कि वो डाई का पानी जो है वो नालों के थ्रू आपके नदियों में ही जाके एंड होता है। और वो कोई डिकम्पोजिबल नहीं होता, वो पोल्यूट करता है क्योंकि उसमें क्लोराइड्स और फ्लोराइड्स होते हैं बहुत ज्यादा। अच्छा। तो इस वजह से उसको कंपनसेट करने के लिए अगर आप येलो कलर लेना चाहे स्पेसिफिकली, तो आप इसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं गेंदे के फूल के थ्रू। अच्छा। तो उससे आपको डाई की हुई बिल्कुल नेचुरल चीजें मिलेंगी, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज है इसका। अच्छा। उसके अलावा इसको हम ज्यादातर जो पोटपुरी होता है, जैसे हम फ्रेग्रेंस के लिए घर में कोई एसेंशियल ऑयल यूज करता है, कोई अगरबत्ती यूज करता है, तो वैसे ही पोटपुरी बनाया जाता है ड्राइड फ्लावर्स और अलग अलग कंपोनेंट्स को इकट्ठा करके, और उसमें एसेंशियल ऑयल को थोड़ा यूज किया जाता है और घर में वो फ्रेग्रेंस रखता है। तो उसका यूटिलाइजेशन और भी तरीकों से किया जा सकता है उस तरीके से। तीसरा क्या है कि जो आपका जो कुछ फ्लावर्स हैं जैसे गेंदे का फूल है, ये इंसेक्ट रिपेलेंट होते हैं, बहुत अच्छे हैं। तो आप देखोगे कि खेत में भी अभी हमारे जो इंसेक्ट को रिपेल करने के लिए गेंदे का फूल लगाया जाता है। अच्छा। अब इस फूल के अंदर खासियत ये होती है कि अगर आप इसे रखेंगे तो आपके जो मच्छर हो गए, इवन जो हम अगरबत्ती बनाते हैं, लोग कहते हैं हमें कि हम ये अगरबत्ती बनाते हैं तो नेचुरल तरीके से, बट इससे मच्छर भी नहीं आते घर में। तो मच्छर इसलिए नहीं आते क्योंकि उसमें हमारा एक इंसेक्ट रिपेलेंट प्रॉपर्टी होती है, खुद ही सेल्फ मेड प्रॉपर्टी है, नेचुरल प्रॉपर्टी है, उसमें कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं। बिल्कुल सच है, आप इसके बारे में देख सकते हैं, आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है, मैं समझ गया आपकी, मतलब बट देखो, अगर मैं कोई सामान बनाऊंगा और बेचने के लिए बनाऊंगा, मैं तो यही बोलूंगा कि भाई ये ना ये कर देता है, ये बहुत अच्छी, ये जूड़ों के लिए अच्छा, ये बाल उगा देता है, ये सब कुछ बढ़िया है, मेरे ये तेल ले लो, तुम्हारे बाल 24 घंटे में आ जाएगा। 1 लाख लोगों ने भी खरीद लिया, तुम्हारा माल हो गया, तुम्हारा पैसा वापस आ गया, रिटर्न आ गया, चीजें हो गई, है ना। तो वो जरूरत नहीं पड़ती इतनी वैलिडेशंस की और इतना साइंटिफिक प्रूफ की। लोग कौन नहीं करता। मार्केटिंग में भी कोई रूल रेगुलेशन तो है नहीं, कुछ भी कहीं पे भी सोशल मीडिया पे मार्केटिंग करवा के तुम बिकवा सकते हो। पर मेरे कहने का मतलब ये है, अगर हम ऐसे चिट चैट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, खुलेआम बात कर रहे हैं चीज़ों के बारे में, क्या ये सच में होता है? ऐसे भी बहुत सारे लोग हो सकते हैं कि भाई हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, बट कोई साउथ में बैठा हो, उसको ये आइडिया बहुत अच्छा लग गया, हमारी बात उसको समझ में आ गया, और वो ये सुना कि भाई अभिषेक की तरह मैं भी हमारी लोकल फ्लावर्स को उठा के अपना काम शुरू कर दूं। कोई बंगाल में बैठा, वो भी बोले कि नहीं मैं भी यहाँ करता हूँ, मैं भी पॉल्यूशन के लिए आगे रिसाइकिल करता हूँ। तो क्या ये सच है? बिल्कुल। देखिए, आप कह रहे हैं वैलिडेशन की जरूरत, हर एक ब्रांड उसके कंज्यूमर्स बनाते हैं, और जो कंज्यूमर्स उसके प्रॉपर्टीज़ को पहचानते हैं, यूज़ करके उसका फ़ायदा मिलता है जिनको, वही लोग उसको आगे प्रमोट करते हैं या खुद बताते हैं या बातचीत करते हैं उसके बारे में।
आप एक बार मार्केटिंग कर सकते हैं, फिर उसके बाद उसका डाउनफॉल आ जाएगा अगर वो सही चीज़ नहीं होगी तो, डेफिनेट सी चीज़ है, ठीक है। तो इसमें हमें कुछ इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज करने की या वो करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो चीज़ साइंटिफिकली प्रूवन है, जो चीज़ें लोगों ने यूज़ करके फील की हैं, वो ही हम फीडबैक जो हमारे पास आता है उसी के अक्रॉस हम पहचानते हैं ये चीज़ों को। दूसरी बात ये रही कि अगर कोई ऐसा करना चाहे, डेफिनेटली वो अपना जो भी एरिया में जिधर भी करना चाह रहे हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जो छोटे छोटे स्केल पे अपना काम कर रहे हैं इससे रिलेटेड। लेकिन इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, जो एंट्री टू द मार्केट है, ये प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कि एक हमारी आबादी है जो एक पर्टिकुलर सेगमेंट के प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हुए आ रही है बहुत ही सालों से। अब उनको अगर आप कहोगे कि आप ऑल्टरनेटिव ले लो, तो वो एक बार में स्विच नहीं करेंगे जब तक उनका जो प्राइस पॉइंट है या जो मार्केट में वो फ़ायदा दे रहे हैं या जो उसका यूटिलाइजेशन है वो उसी तरीके से मिले जिस तरीके से पहले वाले प्रोडक्ट्स देते हैं। अब मैंने जब आपको स्टार्टिंग में बताया था, आपने ध्यान दिया होगा कि जो दूसरे ब्रांड्स है उसको लग्जरी की तरह प्रमोट कर रहे हैं, मतलब ऐसा अनअफोर्डेबल प्राइसिंग दे देंगे कि आपका डेली यूज करने वाला बंदा नहीं कर सकता। वो बहुत ही एंट्री बैरियर है जो हमारा फ्लावर का क्या बेनिफिट है? तो मार्केटिंग स्टार्ट होती है, मार्केटिंग नहीं, आप ये सोचोगे कि फ्लावर का क्या फायदा है, मतलब फ्लावर क्या दे रहा है ऐसा जो लोगों को लगे कि यार यही लेना चाहिए और ये फ्लावर आपका ब्रांड का नाम? फ्लावर बिल्कुल मेरे ब्रांड का नाम है और आप फ्लावर में भी काम करते हैं? फ्लावर, एग्जैक्टली। तो फ्लावर का फुल फॉर्म है हमारा फ्लावर्स एरोमेटिक्स एंड रिसाइकलिंग। बेसिकली फूलों से जो रिसाइकल करके हम एरोमेटिक चीजें बना रहे हैं उसके लिए। तो हमारा क्या बेनिफिट है, हम एक बहुत ही मिडिल क्लास सेगमेंट ऑफ मार्केट को टैप इन करते हैं। हमारा टारगेट मार्केट बहुत यूजर सेंट्रिक है, जो रेगुलर यूज करते हैं पूजा के लिए, वो नहीं जो मतलब हफ्ते में एक दिन जलाएं, वो जो रेगुलर जलाएं, जो रेगुलर यूटिलाइज करें चीज़ों को। और उनके साथ साथ उससे बेनिफिट क्या है कि जितना आपका फ्लावर्स ऑलरेडी जो हो सकता था नदी में जाए या जो हो सकता था कि कंटामिनेट करे किसी भी चीज़ को, वो उसका यूटिलाइजेशन और बढ़ जाता है, मतलब हम और एरिया कवर कर पाते हैं जिसमें हमारा रॉ मटेरियल गैदर हो सके उस तरीके से। मुझे पता है जितना आप फ्लावर को रिसाइकिल करेंगे उतना हमारी सस्टेनेबिलिटी के लिए भला होगा, पर आप जो ये रिकलेक्ट करते हो फ्लावर्स, कहाँ से अभी करते हो और कैसे करते हो? और कोई अगर आपके कहीं से यूज़ किया हुआ फ्लावर आप कलेक्ट करते हो तो क्या वो कोई पैसे वैसे डिमांड करते हैं या क्या आप कोई पैसे वैसे देते हो? देखिए, जब हमने स्टार्ट किया था ये चीज़ तो लोगों को नॉलेज नहीं थी इस चीज़ के बारे में कि इस फूल का करेंगे क्या। उनके लिए तो ये था कि कोई कूड़े की गाड़ी आती है तो उसमें वो डाल देते हैं या फिर वही नदी या नाले के थ्रू उसको बहा देते हैं। तो अब होता क्या है, जो मेन हमारे टारगेट है जो ग्रुप्स, वो हमारा मंदिर है, बड़े मंदिर, छोटे मंदिर, जो भी हमारे सर्कमफेरेंस के 5 किलोमीटर एरिया में अभी फिलहाल आते हैं जी। तो हमारे एरिया में लगभग 50 एक मंदिर हैं जो हमारे एरिया में पूरे में आते हैं, छोटे बड़े। तो हमारा टारगेट अभी जो है वो बहुत ही छोटे स्केल पे है। दूसरा ये कि हम जब उनके पास जाते हैं तो इनिशियली उन्होंने अभी जो भी साधन यूज़ करते हैं उसके लिए वो कोई पैसे नहीं देते, क्योंकि वो MCD की गाड़ी में डाल देंगे या नहर में बहा देंगे, उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। आपका बस तो हम उनसे बात लाने एग्जैक्टली, तो मैं उसी को आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो हमने इनिशियली उनसे जीरो सम पे लिया, मतलब हमने कुछ पैसे नहीं लिए उनसे, ताकि उनको लगे कि इसका बेनिफिट क्या है, उनको समझ में आए कि इसका यूज है कि या नहीं है। या ये भी लोग हमसे बस लेके उठा के नहर में फेंक देते हैं या कुछ कर देते हैं इसके सिर्फ दिखाने के लिए। तो जब उनको पता लगा कि हम इससे अगरबत्ती बना रहे हैं, इसका फायदा है, उनको भी पता लगा कि चलो ये फूल जो है वेस्ट नहीं जा रहे हैं, मतलब ऐसा कोई कूड़े में नहीं डाल रहा है, इसका यूटिलाइजेशन अच्छा है, तो वो भी हमारे लिए रेडी हुए। कि जैसे आप नॉर्मल आप देखोगे, आप अपने घर में कबाड़ निकालते हो तो कबाड़ी वाला आपके खरीद के लेके जाता है ना आपसे, तो आपको पैसे देता है वो चीज़, ठीक है। बट हमारे लिए क्या है कि उनके लिए वो वेस्ट है, वो फेंकना चाहते हैं, तो हमारा रिन्यूमरेशन सड़ जाएगा। हाँ एग्जैक्टली, तो वो रिन्यूमरेशन वो उनकी तरफ से हम चाहते हैं कि वो हमें दे। बट कई जगह पे वो हो रहा है, कई जगह पे भी नहीं हो रहा है फिलहाल। अच्छा। तो हम अभी उसको बैलेंस आउट करेंगे, क्योंकि एक नया कॉन्सेप्ट है, लोगों को भी एक बार समझने में टाइम लगता है, और जब हम एक्सपैंड करते हैं तो लोगों को पहले बताना पड़ता है, 2-3 महीने उनको आदत डलवानी पड़ती है, चीज़ें उनको समझ आती हैं, तब वो लोग इसके ऊपर राजी होते हैं पेमेंट के लिए। इसमें कितना खर्चा लगता है और कितना आप इसमें इनकम कर लेते हो? तो खर्चा का अगर मैं बताऊं तो इसमें 2-3 मॉडल्स है जिसके साथ आप काम कर सकते हो। कई लोगों का देखा होगा आपने कि वो लोग अगरबत्ती जो है वो नॉर्मल हाथ से बनाना शुरू कर देते हैं। तो बेसिक जो हमारा इनपुट है, जो हमारा रॉ मटेरियल है, उसके ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है हमारे लिए पहला तो। दूसरा, अगर आप कोई एक छोटा सा बिल्डिंग या छोटा सा एक स्पेस ले रहे हो उसका खर्चा है। साथ में आप मशीन लोगे जिससे आप पाउडर बनाओगे, तो वो हर एक साइज़ में आती है, आप छोटे से बड़े तक जा सकते हो डिफरेंट साइजेस के साथ, तो वो आपका खर्चा है जिसके साथ आप एक्यूमुलेट करोगे। प्लस जो मेजर खर्चा है पैकेजिंग, मार्केटिंग और जो आपके लोग साथ में काम कर रहे हैं उन लोगों की सैलरीज, ये आपका रिकरिंग कॉस्ट है और हर महीने आपको ये चीज़ देना ही देना है, ठीक है। और
मतलब क्या बोलते हैं अभी आपका क्या मतलब किस टाइप के इनकम सोर्सेज? तो अभी फिलहाल हम जो है 3 तरीके से इस प्रोडक्ट को हम बना रहे हैं। पहला हम अपने ब्रांड के थ्रू बेचते हैं, जो कि फ्लावर मैंने आपको नाम बताया। दूसरा ये जो है ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से अवेलेबल है। दूसरा हम B2B भी सेलिंग करते हैं, जो हम अपने बिजनेस से दूसरे बिजनेस को सेल करते हैं। तीसरा हम वाइट लेबलिंग भी करते हैं, मतलब अगर किसी और ब्रांड को हमारे प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं और वो हमारे साथ कुछ प्रोडक्ट डेवलप करके अपने हिसाब से बेचना चाहते हैं तो हम उनके लिए भी ये चीज़ें बनाते हैं। क्या बात है। तो इससे हमारा एक सर्कल बनता है प्रोडक्ट्स का। आपको तो बस बेचने से मतलब? जी देखिए, हमारा मतलब बेचने से नहीं है, हमारा मतलब ये है कि कितना मास यूटिलाइजेशन हम कर पाए अपने रिसोर्सेज का, मतलब और कितना हम इकोलॉजिकली हेल्प कर पाए और सस्टेनेबल प्रोडक्ट बना पाए, ताकि दूसरे ब्रांड्स भी अगर सेल कर रहे हैं तो वो एक सस्टेनेबल प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। ओके, तो आप उसका कॉन्सेप्ट जो है वो हमारे ग्रास रूट के लेवल्स को इम्प्रूव कर रहे हैं। एक और टेक्निकल सवाल है, ये है कि आपने ये नहीं बताया आपने ये चीज सीखा कैसे, क्योंकि आप तो एक टेक्निकल बैकग्राउंड से थे, है ना? बिल्कुल बिल्कुल, है ना? और आपने पढ़ाई भी इंजीनियरिंग किए हुए हैं, और उसके बाद क्या आपने मास्टर्स आपने वहाँ से इटली से करके आए हैं, पर आपने ये फ्लावर से ये जो पद्धति है तो एक ऐसा टेक्निकल वो हो गया ना। बिल्कुल। ये ट्रेनिंग आपने कहाँ से ली है? इसका बैकग्राउंड जो शुरू होता है, तो मैंने सबसे पहले यूट्यूब पे देखना शुरू किया, जैसा कि हर एक बंदा आजकल करता है। हाँ। तो पहले उसने गूगल किया, मैंने यूट्यूब पे देखना शुरू किया। यूट्यूब पे थोड़ी इन्फॉर्मेशन थी 2022 में, मतलब 21-22 में, लेकिन एक ऐसा फुल प्रूफ जो चैनल होता है वो ऐसा नहीं था, जो कि अब शायद अवेलेबल भी है, मतलब अब लोग कर भी रहे हैं उस चीज़ के ऊपर काम। तो फिर उस टाइम पे मैंने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम था FFDC का, फ्रेग्रेंस एंड फ्लेवरिंग, एक डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। कहाँ पर होता है? जो कि कन्नौज में है, उनका हेडक्वार्टर्स कन्नौज में है। वो आपको हर एक एसेंशियल ऑयल, फ्रेग्रेंसेज, परफ्यूम्स, इन सब चीज़ के ऊपर टेक्निकल ट्रेनिंग देते हैं। उसी में उनका मैंने उनका देखा था एक एडवर्टीजमेंट जो फेसबुक पे था, जो कि रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अगरबत्ती और इंसेंस स्टिक्स था। तो उसमें मैंने इनरोल किया अपने आप को। दो वो उस टाइम ऑनलाइन चल रहा था, क्योंकि कोविड का टाइम चल रहा था उस टाइम पे, मतलब कोविड रिड्यूस हो रहा था, बट वही फेज था। तो ऑनलाइन ही मैंने देखा, फिर उनके बताए गए इंग्रेडिएंट्स को हमने सम अप किया, हमने खुद एक्सपेरिमेंट्स किए, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स और बहुत सारे इटरेशंस के बाद हमने एक फॉर्मुलेशन सेटअप किया। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, ये सारी जानकारी आपसे लेके, और हम आशा करते हैं आप ऐसे ही और करते जाओ, और सोसाइटी के लिए और इन्वायरमेंट के लिए और ऐसे ही काम करते जाओ। और कोई अगर आप दोस्तों, अगर आप लोगों में से कोई ऐसा हो जो आप इस बारे में कुछ जानकारी लेना चाहते हैं, फ्लावर्स के बारे में कुछ, मतलब फ्लावर रिसाइकिल के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, या कोई धूप बत्ती ख़रीदना चाहते हैं, तो फ्लावर करके इनका flower.in करके इनका एक वेबसाइट है, जो हम इसमें डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, और इनका हैंडल्स भी हम इसमें मेंशन कर देंगे, तो आप उनसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। इनसे रिलेटेड कोई भी सवाल, कोई भी क्वेरीज आपको है तो आप इनसे डायरेक्टली कर सकते हैं। तो अभिषेक जी, धन्यवाद, आपने इतना सारा समय दिया हमें, और इसके लिए हम आपका आभार है। थैंक यू रासेल, थैंक यू सो मच।